यह क्या अन्नू, तुम तो अभी आई हो और आते ही रसोई घर का काम करना शुरू कर दिया। पहले चाय पानी पियो, इसके बाद थोड़ा आराम करो। काम तो हमेशा बना ही रहता है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद थकावट तो लग रही होगी। ससुर जी बोले, एसी 3 टायर का रिजर्वेशन था, उसमें आराम करते हुए आई है। थकावट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर काम कर रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सासू माँ अपने पति नवीन से बोली, नवीन याद रखो सोनाली, आज जैसा बोओगी कल वैसा ही काटोगी। फिर मत बोलना, हमने कभी चिताया ही नहीं। सोनाली देखो जी, तुम घरेलू मामले में ज्यादा दखल अंदाजी न करो। घर को कैसे चलाना है वह मैं देख लूंगी। नवीन देखो, तुम्हारा बेटा अंशुल आते ही बिस्तर पर खर्राटे लेने लगा। दोनों तो साथ साथ ही आए हैं, फिर अनु रसोई घर में काम कर रही है। अरे भाग्यवान, तुम्हारा बेटा है इसलिए सो रहा है, और अनु दूसरे घर की बेटी है इसलिए आते ही लगा दिया रसोई में। उसके बारे में भी तो सोचना तुम्हारा काम है। सोनाली देखो जी, मैंने तुम्हें कई बार बोला है, तुम सास बहू के बीच में बोलना बंद करो। मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है यह मुझे अच्छे से पता है। पापा जी चाय लाई हूँ, लीजिए आप लोग पी लीजिए। अनु 3 कप चाय बना कर लाई, सास ससुर और स्वयं के लिए। बहू तुम भी चाय पीकर थोड़ा आराम कर लो। अनु नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। सोनाली यह आराम करेगी तो खाना कौन बनाएगा। मैं, अगर तुम्हारा बेटा अकेला आता है तब तो तुम खाना बनाती हो ना। कम से कम एक टाइम तो खाना बना कर बहू को खिला दो। इसके बाद जब तक अनु बहू रहती है तुम्हें रसोई घर में जाने नहीं देती, वह स्वयं नए नए व्यंजन बनाती रहती है। सोनाली तुम बहू की वकालत करना बंद करो। अनु, मम्मी यह देखो आपके लिए साड़ी लाई हूँ, और पापा यह आपके लिए कुर्ता पजामा कैसे लगे। नवीन, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। अनु बेटा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। सोनाली मुँह बिचकाते हुए बोली, अरे यह कपड़े तो मेरे बेटे की कमाई के हैं। कौन सा, यह अपने माँ बाप के घर से लाई है। नवीन, अरे भाग्यवान, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। दोपहर में सब लोग खाना खाते समय एकदम शांत थे। सभी को मौन देखकर नवीन ने कहा, अनु बेटा, तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। घरेलू है तो खाना भी नहीं बना पाएगी क्या। इसे कौन सा कलम चलाने ऑफिस जाना है। व्यंग बाढ़ भेज देते हुए सोनाली बोली। अनु, सासू माँ की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हो जाती। सासू माँ के व्यवहार के कारण वह ससुराल नहीं आना चाहती है। वह अंशुल से बहुत प्यार करती है और अंशुल अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए कुछ दिनों के बाद वह स्वयं ही कहने लगती है, चलो गाँव मम्मी पापा से मिलकर आते हैं। सोनाली के मन में अनु के लिए बहुत जलन रहती थी। हमेशा उसे ताने देती कि मैंने अपने बेटे को कितनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, लेकिन मुझे उसका प्रतिफल कुछ नहीं मिल पाया। मेरे बेटे की पगार की यह मालकिन बनकर बैठी है, पूरा ऐशो आराम से जीवन गुजार रही है। सारा जीवन तपस्या मैंने की और वरदान का फल इसे मिला। अंशुल, मम्मी पापा, आप लोग हमारे साथ मुंबई चल कर रहिए। आप लोगों के वहाँ रहने से हम लोगों को बहुत खुशी होगी। अनु ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सोनाली ने अजीब सी नजरों से अनु को घूरते हुए कहा, जब मेरा बेटा बोल रहा है तो तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है। मेरे घरेलू मामलों में तू बीच में कुछ मत बोला कर। अनु चुप हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी सासू माँ हमसे खुश रहे। गांव में आए हुए अनु को 8-10 दिन हो गए थे। वह घर के समस्त कार्य करने के पश्चात बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती। अनु के कामों से सोनाली खुश नहीं थी। एक दिन सोनाली सिर दर्द का बहाना बनाकर खटिया से उठी नहीं। अनु से बोली कि जानवरों को सानी चारा कर दो। और हाँ, मेरा सिर दर्द ज्यादा ही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम घर का काम निपटा कर जानवरों का गोबर उठाकर घोरे में डाल देना। अनु जी, मम्मी जी, आप निश्चिंत होकर आराम करिए, मैं सब काम कर लूंगी। अनु के आने के बाद सोनाली बिल्कुल फुर्सत में रहती और पड़ोस में जाकर बस अपनी बहू की बुराई करती रहती थी। आ गई है महारानी, अब कुछ दिन गोबर उठाएगी तो उसका दिमाग ठीक रहेगा। अरे जीजी, अपने गांव की बहुएं तो कुछ काम करना नहीं चाहती। वह तो मुंबई शहर की पली बढ़ी लड़की है, उससे वह सब काम मत कराओ। पड़ोसन बोली, मैं भी तो गांव में रहकर सब काम कर रही हूँ, उसको भी तो पता होना चाहिए कि गांव का जीवन कितना मुश्किल होता है। जीजी,
एक बार अगर उसका मुंह खुल गया तो फिर जीवन भर के लिए खुलता ही रहेगा। इसलिए तुम्हारी बहू अच्छी है, उसे मुंह खोलने का अवसर मत दो। उसके जाने के बाद तो तुम्हें सब करना ही है। क्यों ना वह घर के काम कर ले, तुम बाहर जानवरों का काम कर लिया करो। नहीं, उसके सामने मैं कोई काम नहीं करूँगी, सब उसी से करवाऊंगी। मैंने यह सब काम करते हुए बेटे का पालन पोषण किया है। अगर बहू ने गांव आना बंद कर दिया तो तुम्हारे बेटे की हिम्मत नहीं है कि वह गांव आ सके। इसलिए मैं तो कहती हूँ तुम्हारी बहू अच्छी है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। पड़ोसन बोली, सोनाली मेरा बेटा मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह गांव आने के लिए मना कर दे। जीजी ऐसा मत करो, वह पढ़ी लिखी संस्कारित परिवार की बेटी है, इसलिए अपना मुंह नहीं खोल रही है। गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी थी, चारों तरफ भूसा की गंध हवाओं में खुल रही थी। अनु को यह मौसम सूट नहीं करता था, उसको बहुत छींक आ रही थी। सोनाली, लगता है तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है जो हर समय छींकती रहती हो। मम्मी, इसे डस्ट इन्फेक्शन है, इसलिए ऐसा मौसम इसे सूट नहीं करता। अंशुल, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे पूछा है, यही जवाब देगी। जी मम्मी, यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा भी आसपास डस्ट होता है तो छींक आने लगती है, इसका मतलब तुझे बीमारी है। नहीं मम्मी, बीमारी नहीं, थोड़ा डस्ट अवॉइड कर देते हैं, ठीक हो जाता है। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुझे गाँव आने की इच्छा ही नहीं है और यह दुनिया भर के नाटक कर रही है। नहीं मम्मी जी, यह तो मेरा ससुराल है, यहाँ मैं हमेशा आना चाहूंगी। अंशुल मम्मी का स्वभाव जानता था, इसलिए उसने पहले ही अन्नू को बता दिया था। अन्नू बोली, कोई बात नहीं, कभी न कभी उनका स्वभाव जरूर बदलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एक दिन सोनाली बाथरूम में रपट गई, अपने आप को बचाते हुए हाथ के बल धड़ाम से गिरी, जिससे उनकी हाथ की हड्डी टूट गई। अनु ने दौड़कर सोनाली को उठाया और उनके हाथ में मजबूती से कपड़ा बांध दिया, अस्पताल ले गई। उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ गया, अब वह अपना भी कोई काम नहीं कर पा रही थी। दैनिक दिनचर्या के लिए वह अनु पर निर्भर थी। नवीन, कितनी बार कहा है कि झूठ मूठ बीमारी का बहाना मत बनाया करो, भगवान ने सच में तुम्हें असहाय बना दिया है। अंशुल की छुट्टी खत्म होने को थी। अनु अंशुल से बोली, तुम अकेले मुंबई चले जाओ, जब तक मम्मी जी ठीक नहीं होती हैं, तब तक मेरा यहाँ रहना जरूरी है। अंशुल ने भी हाँ में अपनी सहमति व्यक्त की। अनु, तुम बहुत अच्छी हो, मम्मी की इतनी ज्यादती के बावजूद तुम उनका कितने अच्छे से ख्याल रख रही हो। मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें महसूस हुआ, मेरे लिए वही बहुत है। अनु ने सासू माँ को नहलाकर दो अपने खटिये पर बैठा दिया, वहीं पर बालों में तेल लगाकर कंघी करने लगी। आप लोग बात करिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, कहते हुए अनु रसोई की तरफ बढ़ गई। अनु के जाते ही, देखो तुम अनु को कितना अनाप शनाप बोलती रहती हो, वह तुम्हारा सम्मान करती है, इसलिए कभी पलट कर तुम्हें जवाब नहीं दिया। वह अंशुल के साथ वापस जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पूरा घर संभालते हुए तुम्हारी कितनी सेवा कर रही है। हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। तुम अब आगे से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू हमसे दूर हो जाए। सोनाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अनु चाय लेकर आ गई, लीजिए आप लोग चाय पीजिए। तुम भी अपने लिए चाय ले आओ बेटा। मम्मी के मुंह से अपने लिए बेटा सुनना उसके लिए आश्चर्यजनक था। बेटा, पता नहीं क्यों तुम्हें मैं अपने दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी, ईर्ष्यावश तुम्हें खरी खोटी सुनाती रहती थी। बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, कहते हुए सोनाली ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। नहीं मम्मी जी, आप हाथ जोड़कर मुझे पाप की भागी मत बनाइए। आपके हाथ हमेशा आशीर्वाद स्वरूप हमारे सिर पर बने रहे, यही कामना करते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।